अस्सलाम वालेकुम क्लास। चलिए बेटा, आपके नेक्स्ट टॉपिक को अब स्टार्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड देयर प्रॉपर्टीज। आपने जितने भी अब इस वक्त तक बॉन्ड के टाइप्स पढ़ ली हैं, कौन कौन से पढ़े? आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, डेटिव या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब आपको मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ कि जितने भी बॉन्ड जो जो सब्सटेंसेस बनाएंगे, उन सब्सटेंसेस को हम उस बॉन्ड का कंपाउंड कहेंगे। यानी कि कोई भी सब्सटेंस अगर आयनिक बॉन्ड बना के बनता है तो उस सब्सटेंस को हम आयनिक कंपाउंड कहेंगे। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड या कोई भी इस तरह के ले लें। तो NaCl फॉर एग्जांपल सॉल्ट है, वो आयनिक बॉन्ड बनाता है। आपस में इनके आयनिक बॉन्ड होता है, इसलिए सोडियम क्लोराइड यानी कि सॉल्ट वो कहलाया जाता है आयनिक कंपाउंड। इसी तरीके से जितने भी आपके कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं उन्हें कहा जाता है कोवलेंट कंपाउंड। आयनिक बॉन्ड आपको पता होना चाहिए, ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। और कोवलेंट कंपाउंड्स या कोवलेंट बॉन्ड जितने भी हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब यहाँ पर जितने भी आपके आयनिक कंपाउंड्स आएंगे उन्होंने ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन किया होगा, और जितने भी कोवलेंट कंपाउंड्स मिलेंगे उन्होंने शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किया होगा। कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स जितने भी होंगे, अव्वल तो वो कंपाउंड्स नहीं, वो रेडिकल्स होंगे। उन्होंने अपना लोन पेयर, जो मेन सेंट्रल एटम होगा जिसके पास लोन पेयर होगा, वो अपना लोन पेयर डोनेट करेगा और डोनेट करके एक रेडिकल बनाएगा। तो कंपाउंड वो नहीं बनाता, वो आपका रेडिकल बनाता है। तो बहरहाल तीन आपने पढ़े हैं, उनमें से यहाँ पर आपके पास जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड्स। कोवलेंट कंपाउंड्स की भी फर्दर कैटेगरी आपने पढ़ी है, पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स, नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स, उनके बारे में भी अभी पढ़ेंगे। और इसके अलावा मेटालिक बॉन्ड आपने पढ़ा है, तो मेटालिक बॉन्ड जो बनाते हैं मेटालिक कंपाउंड्स उनको कहते हैं। तो बहरहाल इनकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर हमने डिस्कस करनी है। नेचर ऑफ बॉन्डिंग आपको पता है कैसे बनते हैं, आपका मेटालिक बॉन्ड कैसे बनता है, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड के भी जो फर्दर टाइप्स हैं, कोवलेंट में आपका पोलर कोवलेंट और नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स आएंगे। तो ये जितने भी बॉन्ड्स बनते हैं इनकी नेचर आपने पीछे पढ़ रखी है इस चैप्टर के अंदर। अब इसके आगे जो आपके पास टॉपिक है वो इनकी प्रॉपर्टीज है, तो आपके नोट्स और किताब दोनों को लेके चलूंगा। पहले नोट्स के जिक्र कर रहे हैं, फिर उसके बाद किताब पे आएंगे। तो प्रॉपर्टीज आपकी पहले आयनिक कंपाउंड की हम डिस्कस कर रहे हैं। आयनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? वो कंपाउंड जो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स उनको कहा जाता है। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको बताई हुई है कि ये स्ट्रॉन्ग फोर्स से आपस में जुड़े हुए होंगे, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स। दूसरी प्रॉपर्टी, ये हार्ड सॉलिड बनाते हैं, बहुत ही ज्यादा सख्त सॉलिड होता है। सॉल्ट का जो क्रिस्टल है वो हार्ड होता है, एज कम्पेयर टू कोवलेंट कंपाउंड्स देख लें वो सॉफ्ट भी होते हैं, और हो सकता है ज्यादातर गैसेज हो सकता है क्या होते हैं वो। तो एट रूम टेम्परेचर ज्यादातर आयनिक कंपाउंड्स हार्ड होते हैं। इसके अलावा थर्ड प्रॉपर्टी आपकी कही हुई है कि इनके पास हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, वजह उसकी यहाँ पर बताई हुई है कि इनके पास जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर होता है। स्ट्रक्चर का मतलब इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर, अगर क्रिस्टल बन रहा है या आपका सॉलिड बन रहा है तो सॉलिड का प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा। तो इनके प्रॉपर डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से इनके फिक्स या शार्प, फिक्स अलग होता है, शार्प अलग होता है। फिक्स का मतलब कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसी पे जाके मेल्ट या बॉईल होगा। शार्प का मतलब आपके पास 1500 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसी पे जाके होगा, 1499 पे नहीं होगा, 1501 पे नहीं होगा, अगर तो प्योर है। इम्प्योरिटीज हैं तो फिर अलग 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 बात हो जाती है। लेकिन बहरहाल यहाँ पर आपके पास ये सिंपल सी बात बताई हुई है, बिकॉज आपका रीजन यहाँ पर एक और भी अलग से है, पॉइंट वाइज है, कि आयनिक कंपाउंड जनरली सॉल्युबल होते हैं पानी के अंदर। पानी क्या है? पानी एक पोलर कोवलेंट कंपाउंड है। पानी क्या है? H2O। H2O पोलर कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि पानी के पास पोल्स हैं। H2O में ये आपका पॉजिटिव पोल है, ये नेगेटिव पोल है। तो क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, जब भी कोई आयनिक कंपाउंड पानी के अंदर डालेंगे, लेट सपोज सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम बीइंग अ कैटाइन, क्लोरीन बीइंग एन एनाइन, ये आपका अट्रैक्ट हो जाएगा टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, और ये एनाइन अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड्स डिसॉल्व हो जाते हैं, सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल का मतलब डिसॉल्व हो जाने वाले, तो पानी के अंदर, पानी क्या है? पोलर कोवलेंट कंपाउंड है। तो पानी के अलावा और भी दीगर जो पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स होंगे
जिनमें पोल्स होंगे, ये आयंस वहां जाके आयनिक बॉन्ड के जो आयंस हैं, कैटायन अलग एनाइन अलग हो जाएगा। लेकिन यही सारा काम अगर हम उसमें कहें नॉन पोलर में, तो वहां ऐसा नहीं होता। नॉन पोलर में ये इनसॉल्युबल होते हैं, क्योंकि नॉन पोलर में कोई पॉजिटिव कोई पार्शियल नेगेटिव नहीं होता। तो सिंपल सी लॉजिक है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव के पास जाएगा, ये नेगेटिव है पॉजिटिव के पास जाएगा। लेकिन जहां पर पॉजिटिव नेगेटिव का सिस्टम ही नहीं है, वहां पर ये भी डिस्टर्ब नहीं होते, ये भी डिस्ट्रॉय या सेपरेट नहीं होते। तो बहरहाल जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं, ये एक प्रॉपर्टी है, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। वाटर का मतलब पोलर कंपाउंड्स, पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स, और इनसॉल्युबल है नॉन पोलर कंपाउंड्स के अंदर। तो बहरहाल और इसकी लास्ट प्रॉपर्टी आपकी है कि दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सॉलिड स्टेट के अंदर कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को। ये आपके कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर इन द मोल्टन स्टेट या एक्वस स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नमक ले लें हाथ में ना लें, बर्तन में ले लें, और बिजली की तारें उस पर डाल दें, तो आपको करंट नहीं लगेगा अनटिल अनलेस आप बिजली की तारों को पकड़ लें। लेकिन नमक को अगर आपने पकड़ा हुआ है और आपने, फॉर एग्जाम्पल, आपके हाथ में पसीना नहीं आ रहा या आपके हाथ गीले नहीं हो रहे, तो आप बिजली की तारों को बेशक पकड़ लें, आपको कुछ नहीं होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है घर पे जाके ट्राई करें, हाथ में नमक रखें और तार से करंट मारने पे लगे हो, पता चले कि हम आपके लिए बिरयानी खाने आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना, ये काम कोई ना करे। मैं समझा रहा हूँ कि आप अगर फॉर एग्जाम्पल थोरेटिकली ऐसा करना नहीं है, लेकिन अगर लेट सपोज कोई एक बच्चा करता है जिसको केमिस्ट्री आती है, वो अपने हाथ पे नमक रखेगा, और जो आपके घरों के अंदर 220 वोल्ट आ रहा है, 220 से 250 तक आता है, वो आप यहाँ पर हाथों में तारें डाल दें, आपको कुछ नहीं होगा, करंट भी नहीं लगेगा अनटिल अनलेस आपका हाथ तार से डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए। लेकिन नमक के थ्रू हो रहा है तो कुछ नहीं होगा, अगर नमक आपका प्योर आयनिक कंपाउंड है तो अब अगर आपके उस नमक को सॉलिड स्टेट में रखेंगे, इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ना उसमें से हीट पास होगी, ना ही उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। लेकिन जैसे ही आपके हाथ से पसीना आया, अब पसीने को तो नहीं रोक सकते ना, वो तो आपके नेचुरल है, जैसे ही वो कांटेक्ट में आएगा नमक के, आपको करंट लगना शुरू हो जाएगा और आपको झटके ऐसे लगेंगे कि आप सीधा नीचे जाएंगे, गिर जाएंगे। हो सकता है नीचे गिरें उससे पहले ऊपर चले जाए। लेकिन आपके जैसे ही एक्वस स्टेट में आया, एक्वस स्टेट का मतलब उसमें पानी आ गया, पानी का एक बूंद भी, एक ड्रॉप भी अगर उसके अंदर चली गई, नाउ इट विल कंडक्ट दैट एरिया। पूरा का पूरा सॉल्ट जाहिर नहीं करेगा, लेकिन उस जगह पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। एक तो आपके पास ये है। दूसरा, अगर आप उसको पिघला देते हैं, पानी भी नहीं डालते, आप उसको पिघलाते हैं, जैसे ही आपके पास नमक अपने मोल्टन स्टेट में आएगा, मेल्ट हो जाएगा, अब वो प्रॉपर हीट या इलेक्ट्रिसिटी दोनों कंडक्ट करेगा, दोनों पास करेगा। तो ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा आपकी इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉपर्टी सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कि आपके इन प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है। अदरवाइज मैं आपको ये दे सकता हूँ कि खुद पढ़ लें, रट्टा लगा लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन इसको समझना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपके पास ये सारे पॉइंट्स है जो कि नोट्स की हद तक थे। अब किताब के ऊपर आ रहा हूँ, बहुत सारे पॉइंट जो मैं पढ़ा चुका हूँ वही यहाँ पर इधर भी आएंगे। बहरहाल किताब के अंदर जो आयनिक कंपाउंड है उसमें NaCl के यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना के दिया हुआ है। अगर आप अपनी किताब को देखें तो आपको एक स्ट्रक्चर नजर आएगा जिसमें आपको सोडियम पर्पल कलर से बना के दिखाया हुआ है और ग्रीन कलर से क्लोरीन बना के दिखाया हुआ है। ये प्रॉपर स्ट्रक्चर है इन द सॉलिड, जो भी आपका सोडियम क्लोराइड है। तो सोडियम क्लोराइड का जो सॉलिड स्ट्रक्चर है वो ऐसा होता है, हर एक एटम के इर्द गिर्द 6 दूसरे एटम, यानी एक सोडियम के इर्द गिर्द 6 क्लोरीन होंगे, और एक क्लोरीन के इर्द गिर्द 6 सोडियम के एटम्स होंगे। ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, आप चाहें तो देख लें। अगर यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा दूं तो लेट सपोज मैं क्लोरीन बता रहा हूँ। क्लोरीन लेट सपोज ये है, इसके इस तरफ सोडियम एक होगा, दूसरी तरफ सोडियम, यहाँ पर एक सोडियम, और चौथा यहाँ पर सोडियम। फिर नीचे की डायरेक्शन में एक और सोडियम होगा और ऊपर की डायरेक्शन में एक और सोडियम होगा। तो एक एटम को दूसरे एटम ने 6 जगह से पकड़ के रखा हुआ है। तो इस वजह से, क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, और ये जो पकड़ के रखा है ये वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड इस तरीके से इनके दरमियान बना हुआ है। तो बहरहाल ये आपका स्ट्रक्चर है, अरेंजमेंट है किसी भी क्रिस्टल, सॉलिड क्रिस्टल ऑफ सोडियम के अंदर। इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट वगैरह है वो अगर इधर मेंशन है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ये काफी ज्यादा होता है, बल्कि मेंशन है, आगे मैं पढ़ाता हूँ। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। MCQ में भी आ सकता है कि एक
अगर सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर लें तो एक सोडियम के साथ कितने क्लोरीन या एक क्लोरीन के साथ कितने सोडियम एटम्स एसोसिएटेड होते हैं, बॉन्डेड होते हैं। ये सारी आपके पास इधर एक्सप्लेनेशन वगैरह लिखी हुई है। बहरहाल इनकी कैरेक्टरिस्टिक पे आ रहे हैं। आयनिक कंपाउंड्स ज्यादातर क्रिस्टल्स फॉर्म करते हैं। ये बेसिक इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, नोट्स में नहीं थी, अब बता रहा हूँ। दूसरा ये तो आपके पास है, ये हार्ड होते हैं। एक और जुमला है, ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल और हार्ड ये दो अलग चीजें हैं। ब्रिटल और डक्टाइल अपोजिट हैं। डक्टाइल क्या है, मेटल्स में समझा दूंगा। बहरहाल ब्रिटल का मतलब क्या है, अगर आपके घर में कांच का कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, वो फॉर एग्जाम्पल खिड़की है या चलें ग्लास ले लें जिसमें आप पानी पीते हैं, उसके ऊपर आप हल्का सा हथौड़ा मारें, क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। या फर्श पे गिरेगा, क्या होगा, टूट जाएगा, छोटे छोटे उसके पीसेस हो जाएंगे। ये प्रॉपर्टी के एक इम्पैक्ट लगने पर, ज़ाहिर है हथौड़ा क्या इम्पैक्ट लग रहा है ना, एक इम्पैक्ट लगने पर, इम्पल्सिव फोर्स क्रिएट करने पर अगर आपका ऑब्जेक्ट छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाता है, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ब्रिटलनेस। तो ये ब्रिटल होते हैं। क्रिस्टल है, जैसे चीनी है, चीनी का क्रिस्टल होता है, आप उस पर चम्मच मारें या हथौड़ा मारते हैं, क्या होगा, वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। तो उसी तरीके से आप चीनी के टुकड़े को यहाँ से कंपेयर नहीं करना। चीनी एज अ कंपाउंड अलग है, नमक एज अ कंपाउंड अलग है। लेकिन आप ये काम अपने घर पे कर सकते हैं, इसलिए एग्जाम्पल मैंने वो दी। तो बहरहाल जो आपके क्रिस्टल्स हैं वो ब्रिटल होते हैं। आयनिक कंपाउंड ज्यादातर क्रिस्टल हैं। नंबर वन, ये हार्ड होते हैं। और नंबर टू, ये ब्रिटल होते हैं। हार्ड का मतलब ये अपने अंदर ज्यादातर फोर्स को रेजिस्ट कर लेते हैं। अगर इनके ऊपर आप कोई पेनिट्रेशन पावर अप्लाई करेंगे, पेनिट्रेटिंग कुछ करेंगे, फॉर एग्जाम्पल दीवार में कील ठोकते हैं, वो जो कील को आप ठोक रहे हैं, बेसिकली आप दीवार के अंदर उसको पेनिट्रेट कर रहे हैं, तो ये पेनिट्रेटिंग पावर इनमें थोड़ी सी ज्यादा होती है। लेकिन साथ ही साथ ये ब्रिटल भी होते हैं। अगर ये इनको चोट लग गई तो ये जब टूटेंगे तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेंगे। तो यहाँ पर ब्रिटलनेस का मतलब यही है कि आपके पास जब एक दफा इसको हथौड़ा मार दिया, एक दफा इसको चोट मार दी और ये टूट गया, तो छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। एज कम्पेयर टू मेटल ले लें, मेटल को आप हथौड़ा मारेंगे तो जिस जगह हथौड़ा मारा है सिर्फ उस जगह हल्का सा एक डेंट पड़ जाएगा। तो हल्का सा जो डेंट पड़ेगा, इस प्रॉपर्टी को हम डक्टाइल कहते हैं। लेकिन डक्टाइल सिर्फ ये नहीं होता। बहरहाल ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी थी। हार्ड भी होते हैं, ब्रिटल भी होते हैं। इसके अलावा इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है प्रॉपर स्टेबल होता है। इधर आपको सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बता दिया। एक एटम 6 एटम्स के साथ दूसरे अपोजिट अटैच्ड है, और हर एक एटम इस तरीके से अपोजिट दूसरे एटम के अटैच्ड है। तो इनका स्ट्रक्चर प्रॉपर स्टेबल होता है, लिंक्ड होता है आपस में, और इस वजह से जो आपके पास यहाँ पर आयनिक कंपाउंड है, इनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको NaCl बताया हुआ है। मेल्टिंग पॉइंट इसका शार्प 801 डिग्री सेल्सियस है, और बॉइलिंग पॉइंट इसका शार्प 1413 डिग्री सेल्सियस है। तो ये इनका प्रॉपर्टी है। बहरहाल आप इसको याद करें तो बेहतर है। ये जो याद करने हैं फिगर्स, ये MCQs में आ सकता है, वरना जर्नली अगर प्रॉपर्टी लिखी है बेशक एग्जाम्पल ना दें, उससे पहले वाला आपको याद रखना है कि इनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। नोट्स के अंदर ये सिंप्लीफाइड बता दिया है। और इसमें आपका नेक्स्ट है कि एक्वा सोल्यूशन में आयनिक कंपाउंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये सारा मैं बता चुका हूँ। जैसे ये पानी में डिसॉल्व होंगे, यानी कि एक्वा सोल्यूशन में, पानी के अंदर, एक्वा पानी को कहते हैं, एक्वा सोल्यूशन मतलब पानी के अंदर कैटाइन अलग हो जाए, एनाइन अलग हो जाते हैं। जब कैटाइन और एनाइन अलग हो गए तो उसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए, और जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए तो अब इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो बहरहाल ये पॉइंट पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं नोट्स में। और आयनिक कंपाउंड ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि यूजुअली डिसॉल्व होते हैं आयनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर। पोलर सॉल्वेंट का मतलब क्या है, पोलर कंपाउंड्स। सॉल्वेंट का मतलब जिसमें चीज डिसॉल्व हो, तो ये पोलर सॉल्वेंट है वाटर। तो पोलर सॉल्वेंट के अंदर ये यूजुअली डिसॉल्व हो जाते हैं और इनसॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में। नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या है, पेट्रोल हो गया, ऑयल हो गया, और भी इसी तरीके से दीगर किताब में बताया हुआ है। केरोसिन ऑयल, सिंपल जो ऑयल है, कुकिंग ऑयल वगैरह कोई भी ले लें, पेट्रोल, डीजल, ये सारे आपके पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं। तो बहरहाल ये आपकी सिंपल सी प्रॉपर्टीज थी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। यहाँ तक किसी हुई कंफ्यूजन? नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट आपके पास कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। आयनिक कंपाउंड्स की सारी प्रॉपर्टीज हमने देख ली नोट्स और किताब दोनों से। अब कोवलेंट कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड, वो कंपाउंड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, उन कंपाउंड्स को आप कोवलेंट कंपाउंड्स कहते हैं।
अब यहाँ पर आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं कोवलेंट कंपाउंड्स की, जो आपने आयनिक में पढ़ी उससे ऑलमोस्ट थोड़ा सा अपोजिट है। तो पहली प्रॉपर्टी पे आ रहे हैं, पहली कैरेक्टरिस्टिक पे आ रहे हैं, ये आपके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखते हैं ये थोड़ी सी वीक होती है एज कम्पेयर टू आयनिक बॉन्ड्स। आयनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, कोवलेंट बॉन्ड एज कम्पेयर टू आयनिक बॉन्ड थोड़ा सा वीक होता है। ये कम आपकी एनर्जी पे क्योंकि बना होता है, एनर्जी तो ट्रांसफर बहुत कम हुई हुई होती है, आपके ज्यादातर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग डिपेंडेंट है, तो जब भी किसी को अलग होना होगा वो आराम से अलग हो जाएगा। तो इस वजह से इनके दरमियान जो बॉन्ड है वो थोड़ा सा वीक होता है। और जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना के रखते हैं वो भी वीक होती है। तो यहाँ पर जो किताब में या नोट्स में पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें कंपाउंड यानी कि मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल की बात हो रही है। तो अगर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स यानी कि वाटर मॉलिक्यूल है, दूसरा भी वाटर मॉलिक्यूल है, उनके आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, आपने पढ़ रखा है डाइपोल डाइपोल, और एक स्पेसिफिक टाइप है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो होगी। ये वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी भी हैं ये एग्जिस्ट करती हैं इन कोवलेंट कंपाउंड्स। कोवलेंट कंपाउंड्स भी कौन से, जो पोलर होते हैं। तो आपके जितने भी कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैं इनके दरमियान वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, पोलर हो या नॉन पोलर हो, नॉन पोलर में भी एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो बहरहाल उन फोर्सेस को हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं, ये पीछे हम पढ़ चुके हैं। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट आपसे कहा हुआ है कि ज्यादातर ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड और गैसेस होते हैं। ज्यादातर आपके जो आयनिक कंपाउंड्स हैं ये सॉलिड होते हैं, ज्यादातर कोवलेंट कंपाउंड्स लिक्विड और गैसेस होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास ये सॉलिड में नहीं होते, सॉलिड में भी होते हैं लेकिन बहुत थोड़े होते हैं। बहुत थोड़े हैं जो कि सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, और जो सॉलिड में भी एग्जिस्ट करते हैं वो रिलेटिवली सॉफ्ट होते हैं एज कम्पेयर टू आयनिक कंपाउंड्स। आप आयनिक कंपाउंड पकड़ेंगे वो आपका थोड़ा सा सख्त होगा, और जो कोवलेंट कंपाउंड है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होगा। एग्जाम्पल इसकी देख लें, नमक आपके पास हमेशा थोड़ा सा हार्ड होता है, या अभी हम इसको कोवलेंट और आयनिक को हटा दें, सॉफ्ट और हार्ड की एग्जाम्पल लें। तो सॉफ्ट की, अगर आपने कभी बचपन में खिलौनों से खेला हो, तो खिलौने बचपन में सॉफ्ट टॉयज दिलाए जाते थे। होते वो सॉलिड ही हैं लेकिन सॉफ्ट होते हैं ताकि बच्चों को चोट ना लगे। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं और वो आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, तो उन्हें हार्ड टॉयज भी दिलाए जाते हैं। अब वो जो टॉयज हैं वो अगर लग जाएं तो अब बच्चा इतना बड़ा हो गया कि वो रोएगा नहीं। तो आपके पास सॉफ्ट और हार्ड टॉयज जिस तरह से होते हैं, वैसे ही आपके पास आयनिक कंपाउंड ज्यादातर हार्ड सख्त सॉलिड बनाते हैं, और ज्यादातर कोवलेंट कंपाउंड्स आपके सॉफ्ट सॉलिड बनाते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपने समझनी है। नेक्स्ट है, कोवलेंट कंपाउंड यूजुअली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका कंपैरेटिवली टू आयनिक कंपाउंड्स लो होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। जो आपने आयनिक के लिए याद कर लिया उसी का अपोजिट ऑलमोस्ट यहाँ कोवलेंट में। आयनिक में हाई है, यहाँ पर लो है। तो आपके जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं उनके पास लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, और जो दूसरे आपके आयनिक थे उनका हाई होता है। नेक्स्ट पे आ जाए, जिस तरह आपके आयनिक कंपाउंड्स पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहे थे। आयनिक कंपाउंड पोलर में कैसे हो रहे थे, आयंस ब्रेक हो रहे थे, पोल्स का मतलब पोल्स थे, तो आपके आयन में ब्रेक हो गए और वो डिसॉल्व हो गए। उसी तरीके से पोलर कंपाउंड्स नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। ये अपोजिट है आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड फॉर एग्जांपल NaCl है, ये अगर पानी में डालेंगे H2O में, क्योंकि ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये आपस में डिसॉल्व हो जाएंगे। वहीं पे अगर दूसरा आप ले लें कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड आपके नॉन पोलर में डिसॉल्व हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ऑयल, ऑयल में डिसॉल्व हो जाएगा। आप अपना कोई भी घर पे ऑयल ले लें, एक ऑयल जो आप खाने में डाल के खाते हैं, एक ऑयल जो आप अपने सर पे लगाते हैं, वो दोनों आपस में मिक्स करें वो मिक्स हो जाएंगे। लेकिन वहीं पे पानी और ऑयल को मिक्स करें, मिक्स नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि पानी पोलर है, ऑयल नॉन पोलर है। आपने पीछे पढ़ा, पोलर दूसरे पोलर में डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर दूसरे नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। तो उल्टा तो आप कर नहीं सकते ना। कोवलेंट कंपाउंड जितने भी हैं ये पानी के अंदर इनसॉल्युबल है, पानी क्योंकि पोलर है इसलिए इनसॉल्युबल है, लेकिन किसमें सॉल्युबल है, नॉन पोलर के अंदर। सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्या है, नॉन पोलर है ज्यादातर। तो ये आपके पास प्रॉपर्टी आ गई। फिफ्थ आपके पास यहाँ पर नोट्स के मुताबिक, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता। आयनिक कंपाउंड आपने पढ़ा था अभी कि ये जब मोल्टन स्टेट में होते हैं सिर्फ तब करते हैं, या एक्वस स्टेट में होते हैं तब करते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त ये अपना इलेक्ट्रॉन फ्री कर चुके होते हैं। इसके पास पूरा आउटर मोस्ट शेल जो खाली था वो फ्री है,
इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इजाफी है, वो देने के लिए राजी है, तो इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन जब ये सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट का मतलब NaCl की फॉर्मेशन में, अब ये स्टेबल है, इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन इजाफी नहीं, ये स्टेबल है, इस वजह से कोई इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा भी नहीं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का मतलब क्या है? मैं अगर यहाँ पर आप लोगों की लाइन लगा दूं और एक ये मार्कर स्टार्ट वाले बच्चे को दूं, एंड तक पहुंचाना है, तो क्या होगा? आप बराबर वाले को पास करेंगे, एंड तक पहुंच जाएगा। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ से ट्रेवल होगा, अगर यहाँ पर कोई इंसान खड़ा होगा तो ट्रैवल करवाएगा ना। अब वो मार्कर कोई इंसान खड़ा हो तो उसके पास जाएगा। एक इधर दरवाजे पे खड़ा करूं, एक उस दरवाजे पे खड़ा करूं, बीच में कैसे जाएगा? उड़ के तो नहीं जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर आप इसको छोड़ नहीं उड़ता हुआ चले जाए। अगर हमें जादू आता तो हम इसको उड़ा भी लेते, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स को बीच में शेल की जरूरत है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करके जाएगा। शेल किसके पास होता है? एटम के पास। तो समझ लो एटम की जरूरत है। तो यहाँ पर आपके, अगर एटम के पास जगह ही नहीं है तो कंडक्ट कैसे करेगा? सिमिलरली अगर मेरे पास मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन ने आपस में बनाया हुआ है, ये आपका चाहे बेशक नॉन पोलर है, आप HCl बेशक ले लें, ये पोलर आ गया, इनके पास इस वक्त इलेक्ट्रॉन कोई भी देने के लिए नहीं। जब कोई इलेक्ट्रॉन देने के लिए है ही नहीं, तो ये क्यों अपना इलेक्ट्रॉन कंडक्ट यानी देंगे किसी को? कंडक्टर क्या करता है? बस का कंडक्ट का मतलब क्या है? कंडक्टर क्या करता है? बस का कंडक्टर आपसे किराया लेता है, अपने पास रखता है, और जिसकी बस होती है उसके एंड में जाकर हिसाब किताब दे देता है। तो अगर प्रॉपर सिस्टम चल रहा होगा तो क्या होगा? आपको प्रॉपर स्लिप दी जाती है, वो स्लिप एंड में काउंट हो जाती है कि इतनी स्लिप दी थी तो इतने पैसे होने चाहिए। तो बस का कंडक्टर का काम क्या है? कंडक्ट करना, यानी पैसे कलेक्ट करना। उसी तरीके से इन एटम्स का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट करना। अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्ट कोई नहीं करेगा, बस का कंडक्टर छुट्टी पे चले जाए, तो बस ड्राइवर गाड़ी चलाएगा या कंडक्ट करेगा? जाहिर है वो तो नहीं पैसे कलेक्ट करेगा। फिर कौन आ रहा है कौन जा रहा है किसी को पता थोड़ी चल रहा है। उसी तरीके से आपके आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड्स में हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। अभी हम इलेक्ट्रिसिटी पे रहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, क्यों? क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो ट्रैवल नहीं कर सकता, तो इलेक्ट्रॉन के ट्रैवल करने की जगह नहीं है, जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट यानी ट्रैवल नहीं होती। यह आपका पॉइंट था कोवलेंट कंपाउंड्स का। अब आ रहे हैं आपके किताब के ऊपर। किताब के अंदर भी मोर और लेस यही सारी बातें। कोवलेंट कंपाउंड्स क्या हैं ये सब आपको बता दिया मैंने। इनकी प्रॉपर्टीज पे आ रहे हैं। कोवलेंट कंपाउंड्स आपके एग्जिस्ट करते हैं क्रिस्टल के तौर पे, और क्रिस्टल के अलावा दूसरी स्टेट होती है उसके तौर पे भी एग्जिस्ट करते हैं। आपने पढ़ा कि ये ज्यादातर लिक्विड और गैसेस हैं, तो लिक्विड और गैसेस तो आपके क्रिस्टल नहीं बनाते। जितने भी आपके सॉलिड्स हैं वो क्रिस्टल भी बनाते हैं, और दूसरा नॉन क्रिस्टल फॉर्म को अमॉर्फस फॉर्म भी कहते हैं। तो ये आगे पढ़ेंगे अमॉर्फस फॉर्म, बेशक अभी ना पढ़े, आगे पढ़ेंगे अगले सालों में। तो बहरहाल दो फॉर्म्स होती हैं, एक आपकी क्रिस्टलाइन, दूसरी अमॉर्फस। तो कोवलेंट कंपाउंड्स क्रिस्टल्स भी बनाते हैं, अमॉर्फस भी बनाते हैं। बहरहाल आपकी किताब ने कहा है कैन एग्जिस्ट एज क्रिस्टल, क्रिस्टल के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे शुगर का क्रिस्टल सबने देखा हुआ है। और दूसरा डायमंड। डायमंड आपने ना भी देखा हो तो घर पे जरा अपनी अम्मी से पूछिएगा, उनके पास कहीं ना कहीं होगी एक कोई ना कोई ज्वेलरी आइटम। तो अपनी अम्मी से एक दफा बोलिएगा कि आपको दिखा दें, और गलती से उसको खुद पकड़ने की कोशिश ना करें, वरना झाड़ू बेलन चप्पल चिमटा जो भी है वो आपके पीछे आएगा। और गलती से अगर वो आपके हाथ से गिर गई तो उस दिन आपका आखिरी दिन भी हो सकता है घर पे। तो ऐसी गलती करने की किसी को जरूरत नहीं है। बहरहाल सिर्फ देखने के लिए अगर आपके अम्मी के पास है तो वो आपको दिखा देंगी, नहीं है तो आपके पास एक अदद है खिलौना जिसमें नेट भी चलता है, उसमें जाके डायमंड की तस्वीर देख लें, और वो डायमंड की तस्वीर आप देखेंगे तो आपको क्रिस्टल प्रॉपर नजर आ जाएगा। तो बहरहाल डायमंड क्या है सबने नहीं देखा तो देख लें। अगर आपके पास इतने वसाइल नहीं हैं तो ऐसे काम आगे ऐसे करें कि जिसमें वो वसाइल पैदा करें और खरीदने की ताकत रखें। लेकिन बहरहाल डायमंड एज अ क्रिस्टलाइन फॉर्म, ये क्रिस्टल है, और डायमंड इज अ कोवलेंट कंपाउंड। तो ये क्रिस्टल की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, अमॉर्फस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। डायमंड की एलोट्रोपिक फॉर्म, एलोट्रोपिक भी आगे पढ़ेंगे। एलोट्रोपिक फॉर्म का मतलब क्या होता है बाद में बताऊंगा। बहरहाल डायमंड का जो स्ट्रक्चर है सेम स्ट्रक्चर ग्रेफाइट का है, सेम स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत आगे पीछे, लेकिन है कार्बन ही सारे।
तो ग्रेफाइट भी है, कोयला भी है, कोयला आपका अमॉर्फस फॉर्म में भी होता है। तो बहरहाल इतनी अब डिटेल में नहीं जा रहे, बस ये बताया था क्रिस्टल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो हमने डिस्कस कर लिया। सेकंड पॉइंट पे आ जाए, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इनका यूजुअली लो है एज कम्पेयर टू आयनिक कंपाउंड, बता चुका हूँ। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ग्रेफाइट आपका फिर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देता है, लेकिन डायमंड तो बिल्कुल ब्लॉक कर देता है इलेक्ट्रिसिटी को। अगर किसी ने फॉर एग्जाम्पल डायमंड के कपड़े पहने हुए होंगे और उसके ऊपर बिजली का खंभा भी गिर जाए, तो हो सकता है वो बच जाएगा। लेकिन खैर इतना कोई अमीर तरीन इंसान यहाँ सड़क पे नहीं चलेगा जो डायमंड के कपड़े पहने और खंभे उस पर गिर रहा हूँ। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सोचने में क्या जा रहा है। और लास्ट आपका है इनसॉल्युबल इन वाटर, ये मैं पॉइंट डिस्कस कर चुका हूँ। ये आपके जितने भी कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे कि आपने पीछे पढ़ा, ऑयल, केरोसिन, डीजल वगैरह, पेट्रोल, ये सारी चीजें, इसके अंदर ये सॉल्युबल है। लेकिन पानी जो कि पोलर है उसमें कोवलेंट कंपाउंड्स नॉन सॉल्युबल हैं, डिजोल्व नहीं होते। ये आपके पास सिंपल सा टॉपिक है, क्लियर है यहाँ तक? चले अब नेक्स्ट पे आ जाएं। पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स, ये कोवलेंट कंपाउंड्स की ही टाइप है, लेकिन क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड्स बहुत सारे हैं, उनको दो कैटेगरी में ब्रेक कर दिया, पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर कंपाउंड्स क्या हैं, पोलर और नॉन पोलर अलग अलग नहीं बता रहा मैं, उसी के अंदर यहाँ पर बताया हुआ उसमें एक साथ ही कर रहे हैं डिस्कस। पोलर और नॉन पोलर आपके पास प्रॉपर्टीज इन दोनों की डिफरेंट होगी, जाहिर है एक आपके पास पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव है, दूसरे में कोई साइन ही नहीं है, कोई उनके अंदर डिफरेंस ही नहीं है, दोनों सेम एटम से मिलके बने, तो कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव का सिस्टम ही नहीं है वहां पर। तो बहरहाल नॉन पोलर कंपाउंड्स, कोवलेंट कंपाउंड्स जितने भी हैं, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। नॉन पोलर का मतलब क्या है, सेम पोल्स हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, या क्लोरीन और क्लोरीन है, ये दोनों ही अगर आप वाटर के अंदर डालना चाहें, एक पार्शियल पॉजिटिव है एक पार्शियल नेगेटिव है, तो इसमें क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अलग हो ही नहीं सकता, तो कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव के पास जाएगा ये बात कह ही नहीं सकते आप। तो इस वजह से, क्योंकि वाटर पोलर सॉल्वेंट है, तो नॉन पोलर पोलर सॉल्वेंट में या पोलर कंपाउंड में डिसॉल्व नहीं होते, पोलर कंपाउंड्स नॉन पोलर में डिसॉल्व नहीं होते, सॉल्युबल नहीं होते। यही सारी बातें यहाँ पर बताई हुई हैं। अब यहाँ पर पोलर की जब भी बात होगी, ज्यादातर हम बात वाटर की कर रहे होंगे। तो नॉन पोलर वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, पोलर कंपाउंड जो दूसरे हैं नॉन पोलर कंपाउंड वो वाटर में नहीं होते, पोलर कंपाउंड वाटर में हो जाते हैं। अब वाटर इज अ टाइप ऑफ पोलर कंपाउंड, लेकिन इसके अलावा और भी पोलर कंपाउंड्स हैं। पोलर का जब भी वर्ड यूज आए तो आप अपने जहन में पोल्स जनरेट कर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो बहरहाल आपके पास H2O के अलावा ले लें, लेट्स सपोज H2S ले लें, H2S भी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव है। कोई और ले लें, वो भी आपके पास, आप CH4 ले लें लेट्स सपोज, डिफरेंट एटम्स हैं। तो यहाँ पर आपके पास, ये तो खैर मैंने CH4 उसकी दे दी अपनी एग्जांपल, नॉन पोलर की दी है। तो इसके अलावा और कोई दूसरी ले लें, बेटा HCl है, HF है, इतने सारे आपके पास पोलर हैं, कोई भी ले लें। तो बहरहाल ये आपके पास पोलर इस पोलर में डिसॉल्व हो जाएगा। तो बहरहाल आपके यहाँ पर पॉजिटिव है पार्शल, और ये पार्शल नेगेटिव, जहां पर भी पार्शल पॉजिटिव पार्शल नेगेटिव का सिंबल बन सकता है, यानी कि डिफरेंट एटम्स हैं, उनको आप पोलर कहते हैं। पोलर कंपाउंड्स आपके दूसरे पोलर कंपाउंड में डिसॉल्व हो जाएंगे। तो वाटर के अंदर सारे के सारे पोलर कंपाउंड्स डिसॉल्व हो सकते हैं, सॉल्युबल हैं, और सारे के सारे नॉन पोलर डिसॉल्व नहीं हो सकते, दे आर इनसॉल्युबल। नेक्स्ट पे आ रहे हैं, पोलर कंपाउंड्स ये कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी, नॉन पोलर कंपाउंड्स। तो नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते जब वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, और इसके अलावा मोल्टन में हो एक्वस में हो किसी में भी हो, सोल्यूशन के अंदर नहीं करते। लेकिन पोलर कंपाउंड्स ये कर सकते हैं। क्यों पोलर कंपाउंड्स कर सकते हैं? क्योंकि जब ये पानी में जाएंगे तो आपके पास ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव प्रॉपर कैटायन एनायन बन जाएगा। H2O है, इसके अंदर लेट सपोज मैं ये H2O ले रहा हूँ, इसके अंदर HCl डाल रहा हूँ। पीछे आपने पढ़ रखा है, अभी इसी चैप्टर के अंदर पढ़ाया है कि किसी भी एक्वस सॉल्यूशन इन एन एसिडिक मीडियम, कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड जो पढ़ाया था बताया था, तो जब भी आप किसी एसिड को पानी में डालते हैं तो आपको हाइड्रोजन आयन मिलता है। कहाँ से मिल रहा है ये हाइड्रोजन आयन? यहाँ से मिल रहा है। तो ये हाइड्रोजन आयन जब अलग हो गया तो इसका मतलब आयन है, कैटायन है। दूसरा एनाइन होगा, एनाइन के पास नेगेटिव यानी एक इलेक्ट्रॉन होगा, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रैवल करेगा। तो जितने भी आपके पास पोलर कंपाउंड्स हैं
वो पानी में जाके, पानी भी एक पोलर कंपाउंड है, वो पानी में जाके अपने आयंस को सेपरेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से पोलर कंपाउंड्स पानी में जाने के बाद ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर बन जाते हैं, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज कंपेयर टू नॉन पोलर। नॉन पोलर ये काम नहीं करते, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, सॉलिड में हो, एक्वस यानी कि लिक्विड स्टेट में हो, मोल्टन स्टेट में हो, किसी भी स्टेट में हो, नॉन पोलर ये काम नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आगे प्रोड्यूस करते या कंडक्ट करते। तो बहरहाल ये सेकंड पॉइंट था आपका। तीसरे पॉइंट पे आ जाए। नॉन पोलर कंपाउंड्स जितने भी हैं ये सारे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर। ये पीछे मैं बार बार डिस्कस कर चुका हूँ कोवलेंट में। नॉन पोलर जितने भी होंगे वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होंगे। नॉन पोलर कौन से? ऑयल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल या और दीगर कोई भी ले लें, बेंजीन यहाँ पर इजाफी आपको बता दिया। तो ये जितने भी नॉन पोलर हैं ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे, और जो पोलर हैं वो पोलर में डिसॉल्व होंगे। पोलर फॉर एग्जांपल पानी हो गया, पानी के अलावा और भी बहुत सारे हो गए पोलर कोवलेंट कंपाउंड, यहाँ पर बताया हुआ सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, और भी बहुत सारे हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड हो गया, बहुत सारे। तो बहरहाल आपके पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स या पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं उनमें डिसॉल्व होते हैं। ये सारी बातें आप पीछे जब ये टॉपिक पढ़ा रहा था वहां पे भी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा एग्जाम्पल नॉन पोलर की खुद ही पढ़ लें। मीथेन को पहले मैंने लिखी थी, बाद में बता दी। तो मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और इसके अलावा है आपके मीथेन के आगे चले जाएं, इथेन पे चले जाएं और दीगर चीजों पे चले जाएं, इथेन, प्रोपेन एंड सो ऑन। ये सारी एग्जाम्पल्स हैं, ये आपके नोट्स में था और यही ऑलमोस्ट किताब में है। तो किताब वाला भी आप खुद ही पढ़ेंगे, अब किताब का मैं दोबारा से नहीं पढ़ा रहा। वही सारी बातें जो नोट्स में लिखी हुई हैं वही सारी ऑलमोस्ट बातें किताब में यहाँ पर भी हैं। अब जल्दी से अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाए, मेटल्स। मेटल के बाद आपका ये प्रॉपर्टीज वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद छोटा आपका टॉपिक है वो आपने खुद पढ़ना है घर पे, सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस, हर चैप्टर के एंड में ऑलमोस्ट है। तो यहाँ पर आपको यूजेस ऑफ डिफरेंट सिंथेटिक एडेसिव जैसे कि ग्लू और आपके एपॉक्सी रेजन वगैरह उनके बारे में बताया है। तो ये आपने घर पे खुद पढ़ना है, और फिर नेक्स्ट क्लास में मैं इसको बहुत स्पीड में और जर्नली बात करके एक्सप्लेन कर दूंगा। अदरवाइज ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आया भी सेक्शन बी में आएगा और वो भी रीजनिंग आएगी, तो बहरहाल इसको डिस्कस करेंगे क्लास में। अभी आ जाए अपने टॉपिक पे, लास्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल क्या है ये टॉपिक मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ। मेटल आपका मेटलॉइड जब पढ़ाया था, मालूम पिछला चैप्टर था चैप्टर 3 के अंदर, तो वहां पर मैंने मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड वहां पर तीनों की प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। तो वही मेटल की प्रॉपर्टीज यहाँ पर भी ऑलमोस्ट है, तो एक दफा डिस्कस कर लेने, हुए किताब का ये टॉपिक है। तो मेटल क्या है? दे आर यूजुअली मेलिएबल एंड डक्टाइल। अब मैंने कहा था मैं आपको वर्ड समझाऊंगा मेलिएबल और डक्टाइल का। मेलिएबल का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस को कन्वर्ट करना इनटू डिफरेंट शेप। अगर मेरे पास लेट सपोज जमीन से टुकड़ा निकल के आ रहा है लोहे का, तो उसको मैं हथौड़ा भी बना रहा हूँ, उसको मैं और दीगर जहाज की शेप भी दे रहा हूँ, और भी कोई ऑब्जेक्ट बनाने वैसे बना रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं और फिर उसको शेप में कन्वर्ट करते हैं। अब वो शेप में कन्वर्ट करने के बहुत सारे टेक्निक है, हीट ट्रीटमेंट करके आप करते हैं। तो बहरहाल मेलिएबल आपके पास क्या होता है, आप अपने डिफरेंट शेप में कन्वर्ट करते हैं मेटल को, और डिफरेंट शेप में कन्वर्ट करके उसे आप शीट्स में तब्दील कर देते हैं। जो लोहा है उसकी शीट में उसको हम तब्दील करते हैं। तो मेटल की बहुत बड़ी बड़ी शीट होती है, जैसे आप पेपर की शीट्स होती हैं, अगर कभी पेपर बनते हुए देखें आप, तो वो बहुत बड़ा रोल बना हुआ होता है। तो शीट को आप रोल करते हैं, उसी तरीके से मेटल की भी शीट रोल हुई भी होती है। तो एक प्रॉपर्टी है कि मेटल को डिफरेंट शेप में कन्वर्ट करने की, उसे हम कहते हैं मेलिएबल। और मेटल को उसी शेप को, लेकिन वो वायर की शेप में कन्वर्ट करना है। अगर वायर वायर क्योंकि बहुत बारीक होती है, एक आप लेट सपोज इतना मोटा सा टुकड़ा, ये तो मेटल, ये तो आपका मार्कर है छोटा सा, लेकिन इस साइज के मेटल को भी आप लेंगे तो वो आप तोड़ नहीं सकते, मोड़ नहीं सकते, बेंड नहीं हो सकता। लेकिन उसी मेटल को आप पतली पतली वायर में भी बनाते हैं। अब वो वायर किसी भी डायरेक्शन में आप मोड़ लेते हैं, वो टूट भी जाती है। आपके घरों में अगर कॉपर की वायरिंग हुई हुई है, कॉपर बहुत हार्ड सब्सटेंस है, नहीं टूट सकता, लेकिन उसको वायरों में बना दिया, वायरिंग कर दी। तो ये प्रॉपर्टी किसी भी मेटल के अंदर अगर है वायर बनाने की, तो उसको हम कहते हैं डक्टाइल। तो मेटल आपकी अगर वायर बन सकता है तो उस प्रॉपर्टी को आप कहते हैं डक्टाइल। तो ये दो चीजें थी जो शुरू में मैंने कहा था मैं बाद में बताऊंगा, वो यहाँ पर बतानी थी। तो मेटल क्या है? दे आर यूजुअली मैलिएबल एंड डक्टाइल, यानी कि ये शेप इनकी चेंज कर सकते हैं आप। सेकंड पे आ रहे हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी।
क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डी और एफ ऑर्बिटल होता है इनके पास, जगह खाली पड़ी है, इलेक्ट्रॉन्स भी बिला वजह बेकार पड़े हुए हैं, चले जाते हैं, ट्रांसफर होते हैं, तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, दे यूजुअली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये है कि आप अगर अपने तंदूर वाले के पास जाएं, तो तंदूर वाले के पास जो भट्टी लगी हुई होती है, उसके अंदर मेटल से वो उसका स्ट्रक्चर खड़ा करता है। वो जो सरिया आप लगाते हैं उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो वो क्या है, मेटल ही तो है। तो आपके पास मेटल बहुत ज्यादा टेम्परेचर क्योंकि रेजिस्ट कर लेता है, इस वजह से इसको यूज किया जाता है। तो बहरहाल इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, और इनकी जो डेंसिटीज हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं। डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, डेंसिटी ये खैर लास्ट पॉइंट था, डेंसिटी का मतलब समझा के फिर इस टॉपिक को एंड कर रहे हैं। डेंसिटी का एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, पहले डेंसिटी समझाते हैं। डेंसिटी का मतलब ये हुआ कि एक सर्टेन वॉल्यूम में कितना मास आ सकता है। लेट सपोज ये जो भी इसका वॉल्यूम है, मीटर क्यूब लेट सपोज यूनिट है, उसमें आपने कितने किलोग्राम डाला, इस इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं डेंसिटी। ये हर सब्सटेंस की कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है। तो यहाँ पर अगर पानी में डालूं, तो 1 मीटर क्यूब के अंदर ऑलमोस्ट 1 किलोग्राम पानी का वजन आएगा। तो पानी की डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है किलोग्राम पर यूनिट वॉल्यूम, या मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। डेंसिटी को स्मॉल डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या इस तरीके से रॉ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहरहाल डेंसिटी आपके पास मास अपॉन वॉल्यूम है, तो कितना किलोग्राम मास कितने वॉल्यूम में आया, इसको हम कहते हैं डेंसिटी। तो अभी तो खैर टाइम शॉर्ट है, डेंसिटी जब प्रॉपर समझाऊंगा फिर उसको मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन, उसकी बेसिस पे आपको डेंसिटी प्रॉपर समझ आएगी। बहरहाल आपके जो मेटल हैं उनके पास डेंसिटी ज्यादा है, तभी अगर आप तराजू पे कोई वजन नाप रहे हैं, तो 5 किलो का जो ब्लॉक होता है वो इतना छोटा सा होता है, और 5 किलो के सेब बहुत सारे आ जाते हैं। क्यों आते हैं ज्यादा, क्योंकि जो सेब है उसकी डेंसिटी कम है, और जो मेटल है उसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो बहरहाल ये आपके पास लास्ट टॉपिक था, लास्ट पॉइंट था ऑफ योर फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ आपके पास था मेटल्स। तो ये आपका पूरा टॉपिक नेचर ऑफ बॉन्डिंग और उनकी प्रॉपर्टीज आज हमने डिस्कस कर ली, और ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक था आपके इस चैप्टर का। तो बहरहाल नेक्स्ट क्लास में फिर आपका रिमेनिंग पोर्शन कंप्लीट करेंगे और फिर आपका चैप्टर कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन?